हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस है, उसकी एमसीक्यू सीरीज है वो चल रही है। ठीक है, उसमें हमने केमिस्ट्री के बहुत सारे एमसीक्यू कर लिए हैं और बीच बीच में हमने बायोलॉजी भी कवर की है। ठीक है, बायोलॉजी के कुछ रहते हैं तो हम धीरे धीरे एक एक करके हम सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे फिज केमिस्ट्री में है, चाहे बायोलॉजी में है, फिजिक्स में, हम पूरा एमसीक्यू है उसको कवर करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फिजिक्स का रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू के बीच बीच में हम यहाँ पे टॉपिक्स है वो भी कवर कर रहे हैं, जहाँ मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, उनके कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो मैं आपको करा भी रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें आप चाहे 2020 का क्वेश्चन पेपर उठा लो, चाहे 2022 का, मतलब इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, लिफ्ट, इसका जो लिफ्ट वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन बनता है हर बार, तो लिफ्ट वाला टॉपिक भी हम कवर करेंगे। साथ में आज आपको पता चल जाएगा ये क्लास लेने के बाद में कि हमें 9-10 तक ही सफिशिएंट नहीं होगी, हमारी जो बुक्स होगी जो हम एस्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 9-10 तक है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें 11-12 को भी कवर करना होगा हर हाल में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी जो एस्टेट में आया हुआ है 2020 के अंदर। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 9th के ग्रेविटेशन टॉपिक को पढ़ने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, हमें 11th में जो ग्रेविटेशन टॉपिक है उसको भी वहाँ से कवर करना ही होगा। तो आज की जो वीडियो में हमारा ग्रेविटेशन टॉपिक रहेगा, ये 9 से लेकर 9th और 11th दोनों का मिक्सअप रहेगा। ठीक है, ग्रेविटेशन है वो बहुत सारे पोर्शन में डिवाइड है, तो हम इसको हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्रेविटेशन टॉपिक। देखो, ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है कि यूनिवर्स में जब कोई दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे पर अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। क्या होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसमें बोलता है कि मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है एम और इसका मास है एम बी। ठीक है, तो ये जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और हमने बोला कि ये दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है, तो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली रिलेट होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास में आता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी m1 m2/r²। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जो फोर्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के, और इनवर्सली रिलेट होता है किसके? उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। और हमने पढ़ रखा है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है दैट इज जी। जी क्या है हमारा? ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है क्या हमने पढ़ा क्या कि यहाँ पर जो फोर्स होता है वो m1 m2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। हमने क्या पढ़ा है कि जो डायरेक्ट होता है उसके केस में जब हम एक वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी अपने आप इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो दैट मीन्स उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। दूसरा हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा यहाँ पे कि फोर्स है वो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स रिलेट होगा, यानी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा एक दूसरे से दूर होंगे, यानी उनके बीच में आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो एक सर्टेन रेंज तक ही लाई करता है। आगे हम इसकी रेंज भी पढ़ेंगे कि किस रेंज तक ये वर्क करता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बिल्कुल कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी हमने बात की किसकी? जी। जी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पर जी की एक मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है जी के बारे में। क्या भाई, हमें पता है कि जो ग्रेविटेशन है उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, उसका कॉन्सेप्ट न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बीच की पीछे की स्टोरी आप जानते हो कि किस तरह से उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में पता लगाया था। ठीक है, लेकिन बात आती है जी की वैल्यू जो अभी हमने पढ़ी 6.67 इंटू 10⁻11। इस वैल्यू को किसने बताया था? हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की, कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये आर ऊपर चला जाएगा तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इक्वल टू जी। तो इनको हम अप्लाई करके डायमेंशन निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको डायमेंशन निकालना बताया था। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, जहाँ पे m हमारा होता है मास, ठीक है, एल होता है हमारी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, टी क्या होता है यहाँ पे टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने आपसे बोला कि जो हमारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये एक सर्टेन रेंज में ही वर्क करता है, यानी 10⁻9 10⁻9 तक ही ये वर्क करता है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस 10⁻9 से कम हो जाती है तो फिर जो हमारी ये लो होती है ये फेल हो जाती है, और तब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी नहीं लगता। ठीक है, यानी अगर 10⁻9 से डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, ये लो हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो जी होता है हमारा, ये ना तो मीडियम पर डिपेंड करता है ना ही बॉडी के नेचर और उसके साइज पर डिपेंड करता है। अब आती है कि इसके एग्जांपल्स कहाँ हैं, कहाँ कहाँ हमें ग्रेविटेशन देखने को मिलता है। तो देखो, एक तो जो हमारी समुंदर होता है उसमें जो टाइड्स होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, या फिर मून है अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, और हमें पता है कि जो सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट है जो सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो सभी उस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही क्या है, रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब अर्थ के अट्रैक्शन के कारण किसी भी बॉडी में जो एसिलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमारा क्या होता है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने क्या बोला कि अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या करती है, हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब उस टाइम जो एसिलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे याद रखना है, जी इक्वल टू Gm/r², जहाँ पे जी क्या है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम क्या है यहाँ पे मास है, और आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, और यहाँ पे एम क्या है, मास। ठीक है, फिर हमने बोला कि जी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें क्या है, अर्थ बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो एसिलेशन प्रोड्यूस होता है, वो हमारा क्या होता है जी, यानी दैट मीन्स ये डायरेक्शन को लेकर चलेगी, डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट लेगी, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, जिसको हम जी बोल रहे हैं, तो जो हमारी अर्थ है तो उसके जो पोल्स है उस पर तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, और मिनिमम होती है इक्वेटर पर। जो इक्वेटर होता है हमें पता है इक्वेटर क्या होती है, मेजर एक्सिस, और पोल्स क्या होती है, माइनर एक्सिस। तो पोल्स होते हैं ये वाले, ठीक है, तो पोल्स पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पर क्या होती है, जी की वैल्यू मिनिमम होती है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अर्थ के सेंटर पर क्या होती है, जो ग्रेविटी होती है वो हमारी बिल्कुल जीरो होती है अर्थ के सेंटर पर, और जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर चले जाते हैं तो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। आपने मूवी वगैरह देखी भी होगी, जब कोई भी साइंटिस्ट स्पेस के अंदर जाता है कोई भी मिशन के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो किस तरह से वहाँ पर उड़ता रहता है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है, नहीं, अर्थ से ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब आती है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है क्या, जी ऑन द मून। चंद्रमा पर जो जी की वैल्यू होती है, मून पर जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ
अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसका 1/6 पार्ट होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मून पर किसी भी इंसान का वेट होगा वो अर्थ के ऊपर जो उसके वेट है उसका कितना होगा, 1/6 होगा, ठीक है। जैसे अब हमने क्या पढ़ा है, अर्थ पर जो जी की वैल्यू होती है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं कहूँ कि मून पर ग्रेविटी की वैल्यू निकालो, तो हमें क्या पता है कि जो मून है उसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। तो यहाँ पे हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 1.673 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है उसके वेरिएशंस, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे वेरिएशन विद हाइट। इनको ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना था 2020 में एस्टेट में। वेरिएशन विद हाइट, हाइट जैसे जैसे वेरी करेगी तो जी कैसे वेरी करेगा। देखो जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, मैंने आपको बताया जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइट इंक्रीज होती है। तो जब हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, जब हाइट इंक्रीज होगी तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास में क्या है, इसमें फॉर्मूले में -2h/r। तो जैसे जैसे हाइट की वैल्यू इंक्रीज करेगी दैट मीन्स यहाँ पे ओवरऑल हमारी नेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और जब ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दैट मीन्स हमारा जो जी डैश की वैल्यू होगी ये क्या होगी, हमारी नेगेटिव में आएगी। तो इसका मतलब हमारा जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। और जी हमारा हमने फर्स्ट में ही पढ़ लिया था, जो जी होता है हमारा वो क्या होता है, जी इक्वल टू हमारा होता है Gm/r², यानी जो जी होता है हमारा इन्वर्सली रिलेट होता है किसके, r² के, ठीक है। अब आता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट डिक्रीज। भाई आपसे कोई न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि जी की वैल्यू में एब्सोल्यूट डिक्रीजमेंट कितनी होती है, तो यहाँ पे डेल जी हमारा जो फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट डिक्रीज होता है डेल जी, ये होता है हमारा 2hg/r, ठीक है। और अगर यहाँ से बोला जाए कि कितना फ्रैक्शनल डिक्रीज होता है, तो यहाँ से हमारा जो ये जी होगा ये इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा और ये आ जाएगी 2h/r, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आता है वेरिएशन विद डेप्थ, यानी जैसे जैसे डेप्थ वेरी करेगी तो जी की वैल्यू पर क्या असर होगा। देखो जो हमारा जी डैश होगा, मतलब जो जी में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, जो अर्थ पर जी की वैल्यू होगी इंटू 1 - dr, जहाँ पे डी क्या होती है, डेप्थ होती है अर्थ की, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर चलते जाएंगे, ठीक है, यानी जैसे जैसे हम डेप्थ में चले जाएंगे यानी अर्थ के अंदर जा रहे हैं, तो देखो जब डेप्थ में जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। और जब ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव में बढ़ेगी, और इसका मतलब जी की वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। कितना डिक्रीज करेगी, अगर हम एक परफेक्ट डिक्रीजमेंट निकालें तो वो क्या होता है हमारा डेल जी, वो होता है हमारा डेप्थ इंटू एक्सीलरेशन ग्रेविटी डिवाइडेड बाय आर। और अगर फ्रैक्शनल डिक्रीजमेंट निकाले तो इस जी को हम नीचे ले आएंगे, कितना डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, d/r। तो ये हमारे पास में क्या है, दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आता है अर्थ के सेंटर पर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब आया है यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, आप देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। ये 2020 के अंदर पूछा गया था एस्टेट में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये ऊपर जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, वेरिएशन जी में, उसी से ही ये पूछा गया। देखो ये कह रहा है कि हाउ फार बिलो द अर्थ लेवल विल द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बी हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और अर्थ सरफेस, है ना। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है कि पृथ्वी तल से यानी अर्थ की सरफेस से कितना नीचे जाने पर जो हमारा जी होता है, एक्सीलरेशन ग्रेविटी होती है, उसका मान अर्थ पर जो एक्सीलरेशन होता है यानी 9.8, हमें पता है ये जी का मान होता है, तो इसका आधा रह जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि कितना नीचे जाने पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, सीधा सीधा हमें यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। भाई इसका मतलब है कि यहाँ पे डेप्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल टू G1 - dr, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा एक्सीलरेशन है, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि जो जी है ये हमारा अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल
एसिलरेशन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो हमारा एसिलरेशन है, ये अर्थ पर जो एसिलरेशन है, ग्रेविटी एसिलरेशन, उसका कितना है, हाफ। तो इसका मतलब इसने हमसे बोला है जी डैश इक्वल टू g/2, ठीक है। अब हमें पता है क्या, हमें पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जी डैश इक्वल टू होता है g1 माइनस डी आर, ठीक है। और जी डैश हमारा जो इसने क्वेश्चन में दिया है वो g/2। इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, g/2 किसके इक्वल हो जाएगा, g1 माइनस डी अपॉन आर के, ठीक है। यहाँ से g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब यहाँ पे g से g कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस डी आर, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम इस 1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 1, और इधर हमारा क्या रह जाएगा, माइनस का डी अपॉन आर। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस का डी अपॉन आर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का डी अपॉन आर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन आर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसने हमें क्या है कि कितना नीचे जाने पर, तो यानी हमें यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है, डेप्थ बतानी है कि कितना वो डेप्थ में जाएगा। तो यहाँ से जब हम डी निकालेंगे तो ये आर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू आर अपॉन 2। और हमें पता है आर क्या होती है, अर्थ की रेडियस, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3200 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा, अगर हम 3400 किलोमीटर नीचे जाएं तो क्या होगा, और जो ग्रेविटी एसिलरेशन होगा, वो अर्थ पर जो ग्रेविटेशन एसिलरेशन है उसका कितना हो जाएगा, 3200 किलोमीटर जाने पर ही वो क्या होगा, उसका हाफ होगा, ठीक है। अब आता है वेटलेसनेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। भाई जब अर्थ जैसे जैसे रोटेट करेगी तो वेट पर क्या असर पड़ेगा। देखो हमें पता है कि जी की वैल्यू जब 0 होती है तो वो इक्वेटर पर होती है, क्योंकि हमने बोला वो मिनिमम होती है और पोल्स पर मैक्सिमम होती है। तो जब जी की वैल्यू 0 होगी इक्वेटर पर, तो इसका मतलब जो भारहीनता होगी, जो वेटलेसनेस होगा, वो इक्वेटर पर ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी तो है ही नहीं। यानी सारा का सारा जो भारहीनता है वो कहाँ पर आएगा, इक्वेटर पर। तो उस टाइम जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, अब हमें पता है टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होता है, ये होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। और 2 पाई ओमेगा क्या होता है, √r अपॉन में जे। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1.40 आवर, ठीक है। यानी जब अर्थ रोटेट करेगी, ठीक है, और इक्वेटर पर जी की वैल्यू जब 0 होगी, क्योंकि हमें पता है इक्वेटर पर तो जी की वैल्यू 0 होती है, तो जो पृथ्वी रोटेट करेगी तो जो टाइम पीरियड लिया जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1.40 घंटा, मतलब हावर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नोट करके एक वैल्यू लिखी है कि जैसे जैसे अर्थ की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मतलब अर्थ जितनी ज़्यादा बार रोटेट करेगी, ठीक है, रोटेट करने की उसकी जो कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे नोट क्या लिखा है, अगर प्लैनेट की रेडियस डिक्रीज होती है x%, यानी अगर प्लैनेट है उसका रेडियस है वो डिक्रीज होती है। रेडियस डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसका साइज छोटा हो रहा है, तो x% अगर उसकी रेडियस डिक्रीज हो रही है तो हमारी जो g की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी 2x%। ये डायरेक्ट आपको इस तरह से याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा इनसे न्यूमेरिकल भी बनता है। अब आता है मास और वेट के बीच का डिफरेंस। मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देखो मास क्या होता है, मास होता है कि किसी भी एक बॉडी के अंदर कितनी मैटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसके अंदर प्रेजेंट है, वो होता है मास। लेकिन वेट क्या होता है, वेट होता है कि वेट है वो एक फोर्स होता है जिस फोर्स के थ्रू कोई भी एक बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो उसका क्या होता है, वेट, ठीक है। उसके बाद जो मास होता है ये तो हमारा क्या रहेगा भाई, प्लेस टू प्लेस कांस्टेंट रहेगा। चाहे हम मतलब हम कहीं भी चले जाएं, प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चाहे हाइट पे चले जाए चाहे हम ज़मीन पर है, तो मास हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भाई हमारे अंदर की क्वांटिटी को चेंज थोड़ी ना होगी, हमारे अंदर जितनी मैटर की क्वांटिटी है वो उतनी रहेगी। ये थोड़ी ना है कि ज़मीन पर खड़े हैं तो हमारी जो अंदर की जो मैटर क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी, हाइट पर चले जाएंगे तो कम हो जाएगी, नहीं। तो मास है वो हमारा कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेट होता है हमारा वो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, क्योंकि हमने क्या बोला कि वेट है वो फोर्स है जिससे
कोई भी एक बॉडी अर्थ की सेंटर की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, हमने यही तो बोला, ठीक है। जो मास होता है उसको हम किस मेथड के थ्रू मेजर करते हैं, पेन बैलेंस के थ्रू, जबकि जो वेट होता है इसको हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, ठीक है। मास जो होता है ये कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि मास होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जो मास होता है ये कंजर्व होता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन वेट है वो हमारा क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मास हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। आपको सारे कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन के समझ आ गए होंगे। अब इसका एक कॉन्सेप्ट आता है लिफ्ट का, वो हम कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।